14.1 प्रस्तावना। एक पुरानी कहावत, यदि शांति चाहते हो तो लड़ाई के लिए तैयार रहो, हमारे सामने युद्ध और शांति की बहस को अच्छी तरह उजागर करती है। जब विभिन्न देश हथियार जमा करते हैं तो उनका उद्देश्य हमेशा विजय प्राप्त नहीं होता। अधिकतर मामलों में उन हथियारों का इस्तेमाल अपनी स्वतंत्रता तथा प्रभुसत्ता की रक्षा के लिए किया जाता है। हालांकि देश हमेशा एक दूसरे के साथ युद्ध नहीं करते रहते, फिर भी वे हथियार जुटाने पर बहुत बड़ी राशि खर्च करते हैं। हम हथियारों की होक से होने वाले नुकसान के बारे में अक्सर सुनते रहते हैं। यह एक प्रकार क्रिया प्रतिक्रिया प्रक्रिया है जिसमें देश अपने प्रतिद्वंद्वियों से आगे बढ़ने के लिए बढ़िया से बढ़िया हथियार जुटाते रहते हैं। यह आम विश्वास है कि हथियारों की होड़ हमें युद्ध की ओर ले जाती है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा प्रणाली स्थापित करने के प्रयास में निरस्त्रीकरण तथा शस्त्र नियंत्रण को प्रमुख तत्व माना है। निरस्त्रीकरण पर बुलाए गए संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा के अधिवेशन में सदस्य देशों का आह्वान किया गया था कि वे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बल प्रयोग न करें तथा निरस्त्रीकरण के माध्यम से सुरक्षा कायम करें, और यह तभी हो सकता है जब हथियारों की मौजूदा गाजा में धीरे धीरे कभी लाई जाए। अधिवेशन ने परमाणु युद्ध की संभावना समाप्त करने तथा हथियारों की होड़ रोकाने एवं स्थायी शांति का रास्ता तैयार करने के उपाय लागू करने के पर भी बल दिया। इस इकाई में शस्त्र नियंत्रण और निरस्त्रीकरण को विश्व में शांति तथा सुरक्षा स्थापित करने का साधन मानकर चलने का अध्ययन किया गया है। 14.2 परिभाषाएं निरस्त्रीकरण तथा शस्त्र नियंत्रण। सामाजिक विज्ञान की पुस्तकों में प्रथम विश्व युद्ध के समय से ही निरस्त्रीकरण की अवधारणा का विस्तृत विवेचन होता रहा है। नियंत्रण की अवधारणा 1950 के दशक में अमेरिका द्वारा विकसित की गई। संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र में निरस्त्रीकरण तथा शस्त्र नियंत्रण को अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की सतत स्थापना का सत्य मान गया है। विश्व निरस्त्रीकरण कांग्रेस में निरस्त्रीकरण की परिभाषा किसी भी ऐसे कार्य के रूप में की गई जिसका उद्देश्य हथियारों की सीमित और नियंत्रित कला तथा उनमें कमी ज्ञाना हो। यह सशस्त्र राष्ट्रों की मौजूदा प्रणाली को ऐसी रहित नियोजित हाथी के बदलने की प्रक्रिया है जिसमें युद्ध किसी देश की राष्ट्रीय नीति का हिस्सा न रहे और लोग न्याय तथा एकजुटता पर आधारित सुविधा के माहौल में। हेली मुलर 1961 से निरस्त्रीकरण की सबसे व्यापक परिभाषा प्रस्तुत की है। अनुसार निरस्त्रीकरण हथियारों को नष्ट करता कम करना है। यह एक पक्षीय भी हो सकता है और बी भी, सामान्य भी हो सकता है और स्थानीय भी, व्यापक भी हो सकता है और आश्रित भी तथा नियंत्रित भी हो सकता है और अनियंत्रित भी। इस प्रकार निरस्त्रीकरण को युद्ध की समाप्ति और न्यायपूर्ण एवं स्थायी शांति की स्थितियों पैदा करने का लक्ष्य प्राप्त करने का साधन माना गया है। यह एक राजनीतिक रणनीति है जिसमें सैनिक शक्ति जैसे हथियारों, सशस्त्र बलों तथा सैनिक औद्योगिक एवं प्रौद्योगिक क्षमताओं को सीमित, नियंत्रित करने तथा कम करने के आम शामिल रहते हैं। 1950 के दशक में सामान्य तथा पूर्व निरस्त्रीकरण की दिशा में हुई प्रगति पर असंतोष, आकस्मिक कारणों से युद्ध छिंच जाने पर कि हमलों या अनुमानों पर परमाणु शक्तियों के स्थायित्व से जुड़ी समस्याओं और परमाणु विरोधी समूहों की सक्रियता ने शस्त्र नियंत्रण की अवधारणा को जन्म दिया। नियंत्रण परिसीमन में हथियारों के प्रकार और संख्या, उनकी तैनाती या प्रयोग विशेष प्रथा को इस्तेमाल पर नियंत्रण शामिल है। शस्त्र नियंत्रण में ऐसे भी शामिल है जिनका उद्देश्य युद्ध या अचानक आक्रमण के खतरे की कम करना है। जहां निरस्त्रीकरण में मौजूदा शस्त्रों में कमी समाप्ति पर बल दिया जाता है, वहीं शस्त्र नियंत्रण में मविषयकी हथियारों पर नियंत्रण को परिसीमन पर जोर दिया जाता है। शस्त्र नियंत्रण की अवधारणा के घेरे में कई तरह के उपाय शामिल हो गए हैं। ये हैं: 1. कुछ विशिष्ट प्रकार के शस्त्रों के उत्पादन पर रोक, परिसीमन, कमी या विनाश। 2. कुछ सैनिक गतिविधियों की रोकथाम। 2. सशस्त्र बलों की तैनाती नियंत्रित करना। 4. सैनिक दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण वस्तुओं की बिक्री पर प्रतिबंध लगाना। 4. आकस्मिक युद्ध के खतरे कम करना। 6. कुछ विशिष्ट तरह के शस्त्रों या युद्ध की विधियों पर रोक लगाना। और 7. सैनिक मामलों में खुलापन लाकर देशों के बीच आपसी विश्वास पैदा करना। राजनीतिक बयानों में निरस्त्रीकरण तथा शस्त्र नियंत्रण शब्दों का इस्तेमाल प्रायः एक ही अर्थ में और एक दूसरे के पूरक के रूप में किया जाता है। निरस्त्रीकरण की बजाय शस्त्र नियंत्रण की अवधारणा को 1950 के दशक तथा 1980 के दशक के प्रारंभिक वर्षों में अमेरिका तथा अन्य पश्चिमी देशों में स्वीकृति मिली, परंतु सोवियत संघ, पूर्वी यूरोपीय देशों और कुछ विकासशील देशों ने निरस्त्रीकरण शब्द का प्रयोग जारी रखा। संयुक्त राष्ट्र संघ में भी निरस्त्रीकरण शब्द ही प्रयोग किया जाता रहा। 1960 के दशक से शस्त्र नियंत्रण की अवधारणा का एक मुख्य पहलू यह रहा है कि परमाणु युद्ध पैदा करने वाले किसी भी संकट को संभाला जाए, नियंत्रित किया जाए और रोका जाए। 14.3 निरस्त्रीकरण नीति के 4 स्तंभों के बीच संबंध। निरस्त्रीकरण की नीति का मुख्य स्तंभ है शस्त्रीकरण करना। अन्य 3 स्तंभ है क शस्त्र नियंत्रण, ख संकट की रोकथाम, नियंत्रण तथा प्रबंध, और ग विश्वास एवं सुरक्षा का निर्माण। शस्त्र नियंत्रण वो कार्य है आई किसी आकस्मिक घटना के कारण शुरू होने वाले बुद्ध के खतरे को कम करना। 2. हथियारों की अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय होड़ को धीमा करना। 3. परस्पर विरोधी देशों में
विश्वास बढ़ाना। 4 अधिक शस्त्रों वाले देशों और कम शस्त्रों वाले देशों के बीच असमानता कम करना और इस प्रकार अस्थिरता के स्रोत को दूर करना। 2 देशों को विवाद हल करने के शांतिपूर्ण उपाय अपनाने को प्रोत्साहित करना। 6 संसाधनों को आर्थिक और सामाजिक विकास के कार्यों के लिए बचाना। और 7 विश्वास तथा बेहतर समझबूझ पैदा करना। शस्त्र नियंत्रण की नीति हथियारों की होड़ के कारणों पर काबू पाकर राजनीतिक स्थिरता को बढ़ावा देती है। संकट की रोकथाम, नियंत्रण और प्रबंध के अंतर्गत क्षेत्रों में राजनीतिक स्थिरता तथा आर्थिक विकास पर ध्यान दिया जाता है जहां ज्यादा तनाव होता है। क्यूबा के प्रक्षेपास्त्र संकट और बाद में मध्य पूर्व एशिया तथा अफगानिस्तान में यह नीति आजमाई गई जिसमें संकट की रोकथाम एवं प्रबंधन के विकास के रूप में अमेरिका तथा सोवियत संघ के बीच संपर्क सुधारने के लिए राजनीतिक प्रयास किए गए। कुछ विद्वान संकट प्रबंधन को तनाव के शांतिपूर्ण समाधान का साधन मात्र मानते हैं। इस प्रकार इसकी सफलता युद्ध को टाल पाने पर निर्भर करती है। अन्य विशेषज्ञों के अनुसार यह विजय पाने का एक तरीका है। इसका उद्देश्य शत्रु को निस्सहाय बनाकर अपनी बातें मनवाना है। विश्वास निर्माण उपाय कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स CBM शब्दों का अंतर्राष्ट्रीय भाषा में प्रवेश 1970 के दशक में हुआ। क्योंकि ये उपाय मुख्यतया सुरक्षा के संदर्भ में किए जाते हैं, इसलिए इन्हें अब विश्वास और गुच्छा निर्माण उपाय कॉन्फिडेंस एंड सिक्योरिटी बिल्डिंग मेजर्स CSBM कहा जाने लगा है। इन उपायों के उद्देश्य हैं देशों को विश्वास दिलाना कि उनके संभावित शत्रु देश उन पर हमला नहीं करना चाहते और इस तरह गलतफहमी होने की आशंका दूर करना। 2 अधिक मजबूत ताकतों द्वारा राजनीतिक दबाव की संभावनाएं कम करना। और 3 संकट की स्थिति में शत्रुता फैलने की संभावना कम करना। इस प्रकार विश्वास तथा सुरक्षा निर्माण उपायों का उद्देश्य प्रथम परमाणु हमले तथा परंपरागत अचानक हमले की रोकथाम करना और क्षेत्रीय तनाव को अन्य क्षेत्रों में फैलने से रोकना है। निरस्त्रीकरण डिसआर्मामेंट तथा असैनिकीकरण डिमिलिटराइजेशन में अंतर है। असैनिकीकरण में प्रायः लड़ाई में पराजित देशों को बलपूर्वक शस्त्रविहीन बनाया जाता है। युद्ध में विजय के बाद किसी देश में हथियारों के प्रयोग पर रोक लगाना भी निरस्त्रीकरण में शामिल है। 14.4 संयुक्त राष्ट्र संघ और निरस्त्रीकरण। संयुक्त राष्ट्र संघ का आदर्श है आने वाली पीढ़ियों को युद्ध की मार से बचाना। संयुक्त राष्ट्र संघ शांति और सुख का बनाए रखने के लिए वचनबद्ध है। इसके घोषणा पत्र में बल प्रयोग करने की धमकी की मनाही है और इसमें विवादों के शांतिपूर्ण समाधान का प्रावधान है। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा को निरस्त्रीकरण और शस्त्र नियंत्रण से संबंधित सिद्धांतों पर विचार करने तथा सुरक्षा परिषद के सदस्यों को ऐसे सिद्धांतों पर सिफारिशें करने का अधिकार है। इस सिलसिले में एक रचनात्मक उपलब्धि यह है कि सभी पक्षों ने यह समझ लिया है कि इस परमाणु युग में निरस्त्रीकरण के साथ छोटे बड़े सभी देशों का वार्ता है। निरस्त्रीकरण अब थोड़े से बड़े देशों का सिरदर्द नहीं रहा, बल्कि यह समूची मानवता से जुड़ा मुद्दा बन चुका है। निरस्त्रीकरण के मसले से 2 स्तरों पर निपटना होगा। ये हैं विचार और बातचीत। विधार के स्तर पर सभी देशों को शामिल करना होगा। इस तरह के विचार के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ सबसे उपयुक्त मंत्र है। बातचीत के स्तर पर थोड़े से देशों को समझौते और संधियां तैयार करने के लिए निरस्त्रीकरण पर विचार विमर्श करना होगा, जहां महत्वपूर्ण योगदान दिया है भारत का संबंध है। इसने इन दोनों स्तरों पर अपना 4.1 निरस्त्रीकरण की संस्थाएं। निरस्त्रीकरण तथा शस्त्र नियंत्रण से जुड़ी समस्याओं पर संयुक्त राष्ट्र संघ के भीतर जो संस्थाएं विचार विमर्श करती हैं, वे इस प्रकार हैं। महासभा यह निरस्त्रीकरण पर विचार विमर्श का स्थायी मंच है और इससे जुड़ी समस्याओं के सभी पहलुओं को बारे में समूचे विश्व समुदाय के लिए कार्यों तथा सिफारिशों का मुख्य स्रोत है। 2 प्रथम समिति संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्यों की यह समिति महासभा की एक प्रमुख समिति है। यह केवल निरस्त्रीकरण तथा सुरक्षा संबंधी मसलों को देखती है और महासभा को प्रस्तावों के प्रारूप पेश करती है। निरस्त्रीकरण आयोग यह निरस्त्रीकरण की समस्याओं पर विचार करने का एक सहायक मंच है। इस आयोग का कार्य निरस्त्रीकरण के क्षेत्र में विभिन्न मसलों पर विचार करना और सिफारिशें प्रस्तुत करना है। तदर्थ समिति विशिष्ट विषयों पर विचार करने के लिए महासभा तदर्थ समितियां नियुक्त कर सकती है। उदाहरण के लिए विश्व निरस्त्रीकरण सम्मेलन आयोजित करने के लिए विभिन्न देशों से प्राप्त सुझावों पर विचार करने के लिए इस विषय पर तदर्थ समिति गठित की गई थी। निरस्त्रीकरण सम्मेलन यह जिनेवा में स्थित शस्त्र नियंत्रण के लिए बहुपक्षीय विचार मंच है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ अंग नहीं है, परंतु समय बीतने के साथ साथ इन दोनों संस्थाओं में गहरा रिश्ता बन गया है। हालांकि औपचारिक रूप से यह स्वायत्त संगठन है, परंतु यह संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा के प्रस्तावों पर विचार करता है और अपनी रिपोर्ट महासभा को भेजता है। सम्मेलन में सभी परमाणु शक्ति संपन्न देशों तथा भौगोलिक प्रतिनिधित्व के आधार पर अन्य देशों को शामिल किया गया है। निरस्त्रीकरण सम्मेलन के प्रस्ताव संबंधित देशों के हस्ताक्षर और पुष्टि के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ में भेजे जाते हैं।
अपनी स्थापना के समय निरस्त्रीकरण सम्मेलन ने जिन विषयों पर काम करने का लक्ष्य अपने सामने रखा वे हैं परमाणु हथियारों, रासायनिक हथियारों, जनसंहार के अन्य शस्त्रों और परंपरागत हथियारों पर नियंत्रण, सैनिक बजट में कटौती, सशस्त्र बलों की संख्या घटाना, निरस्त्रीकरण और विकास, विश्वास निर्माण उपाय और निरस्त्रीकरण के सामान्य मामले। संयुक्त राष्ट्र संघ निरस्त्रीकरण विभाग। यह निरस्त्रीकरण संबंधी मामले निपटाने के लिए संयुक्त राष्ट्र सचिवालय की संगठनात्मक इकाई है। संयुक्त राष्ट्र संघ निरस्त्रीकरण अनुसंधान संस्थान यह निरस्त्रीकरण संबंधी मसलों घर स्वतंत्र रूप से अनुसंधान करता है और निरस्त्रीकरण विभाग के साथ मिलकर काम करता है। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। निरस्त्रीकरण मामलों का परामर्श मंडल यह महासचिव का परामर्श मंडल है जो विशिष्ट विषयों के बारे में अध्ययन करता है। 4.2 परमाणु मसले। दूसरा विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद से ही परमाणु शस्त्रों पर चिंता और इन हथियारों के प्रसार पर रोक लगाने के तरीके एवं उपाय अंतर्राष्ट्रीय बहस के मुख्य मुद्दे रहे हैं। परमाणु शस्त्रों के दुनिया भर में प्रसार पर खात्मक उपायों के जरिए नियंत्रण करने की नीति परमाणु शस्त्रों से संपन्न देशों द्वारा प्रस्तुत की गई। 1968 में यह नीति परमाणु अप्रसार संधि एन तथा 1996 के व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधि सी के रूप में सामने आई। 1974 में भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण का परमाणु शस्त्रों से संपन्न शक्तियों ने कड़ा विरोध किया। परमाणु प्रौद्योगिकी के प्रसार पर रोक लगाने के उद्देश्य से परमाणु आपूर्तिकर्ता क्लब का गठन किया गया। इसके बाद यह बहस तकनीकी मुहा से हटकर परमाणु शस्त्रों की उपयोगिता और परमाणु शस्त्रों से संपन्न नए देशों के खिलाफ प्रतिबंध लगाने के राजनीतिक पहलुओं पर केंद्रित हो। परमाणु हथियारों के प्रसार पर काबू पाने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। इस बारे में प्रमुख समझौते तथा संधियों इस प्रकार हैं। 1963 की आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि यह एक बहुपक्षीय संधि है जिसमें वातावरण, बाह्य अंतरिक्ष या समुद्र में या किसी भी वायुमंडल में ऐसा कोई भी परमाणु विस्फोट गैरसैनिक उद्देश्यों से किए गए विस्फोट सहित करने पर पाबंदी का प्रावधान है जिससे किसी भी देश में रेडियोधर्मी कचरा पैदा होता हो। भारत ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। 2. परमाणु अप्रसार संधि एन 1968 परमाणु अप्रसार संधि परमाणु हथियारों का प्रसार रोकने के उद्देश्य से प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था कायम करने की दिशा में पहला कदम था। इसमें गैर परमाणु शक्तियों द्वारा यह वचन देने का प्रावधान है कि वे परमाणु शस्त्र बनाने या प्राप्त करने की कोशिश नहीं करेंगी। भारत ने इसे भेदभावपूर्ण बताया और इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। 3. 1974 की प्रवेश बिंदु परीक्षण प्रतिबंध संधि यह संधि अमेरिका और सोवियत संघ के बीच है जिसमें दोनों देशों ने 150 किलोटन से अधिक शक्ति के परमाणु परीक्षण करने का निश्चय किया है। 1976 की शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट संधि यह भी अमेरिका तथा सोवियत संघ के बीच हुई द्विपक्षीय संधि है जिसमें ऐसे विस्फोटों को नियंत्रित करने का प्रावधान है जो परमाणु हथियारों के परीक्षण के स्थलों से बाहर के स्थान पर किए जा सकते हैं और इसलिए इन्हें शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए माना जा सकता है। ये बाद की दोनों संधियों वास्तव में एक तरह से आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि की पूरक संधियां हैं जिनमें पहली संधि में रह गई कमियों दूर करने का प्रयास किया गया है। 5. 1996 की व्यापक परमाणु निषेध संधि सी टी के नाम से मशहूर इस संधि को परमाणु हथियारों के विकास तथा विस्तार की रोकथाम का बहुत महत्वपूर्ण उपाय माना गया। ऐसा दावा किया गया कि सभी विस्फोटों पर प्रतिबंध लग जाने से अब परमाणु शस्त्रों के विकास तथा स्तर में सुधार पर रोक लग सकेगी। अब नई किस्म के उन्नत परमाणु शस्त्रों का विकास नहीं हो सकेगा। अब परमाणु अप्रसार तथा परमाणु निरस्त्रीकरण की प्रक्रिया में मदद मिलेगी और अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा मजबूत होगी। यह संधि निरस्त्रीकरण सम्मेलन में स्वीकार नहीं की जा सकी परंतु संयुक्त राष्ट्र महासभा में इसे भारी बहुमत से पारित किया गया। इस पर 100 से अधिक देश हस्ताक्षर कर चुके हैं। इस पर सबसे पहले अमेरिका ने हस्ताक्षर किए। हालांकि अमेरिकी सीनेट ने 1999 में इसकी पुष्टि करने से इनकार कर दिया, इसलिए यह संधि ठंडे बस्ते में चली गई। भारत ने इसे भेदभावपूर्ण बताते हुए हस्ताक्षर नहीं किए हैं। विश्व के अधिक आबादी वाले क्षेत्रों में परमाणु शस्त्र मुक्त क्षेत्र बनाने का विचार इसलिए आया ताकि परमाणु अप्रसार का दायरा बढ़ाया जा सके तथा यह सुनिश्चित किया सके कि नए देश परमाणु हथियार न बनाएं। इस सिलसिले में उठाए गए कुछ कदम इस प्रकार है। लैटिन अमेरिकी क्षेत्र के लिए तलाते लोको संधि 1967। 6. दक्षिण प्रशांत क्षेत्र के लिए रारोटोगा संधि 1985। 3. कोरिया प्रायद्वीप को परमाणुरहित बनाने की घोषणा 1992। 14.5 भारत की निरस्त्रीकरण नीति।
निरस्त्रीकरण तथा विश्व शांति को प्रोत्साहन देना भारत की विदेश नीति के मुख्य उद्देश्य रहे हैं। विश्व के सामने इस समय सबसे बड़ा संकट है निरस्त्रीकरण, विशेषकर परमाणु निरस्त्रीकरण। भारत के लिए परमाणु युद्ध का खतरा हमेशा से चिंता का विषय रहा है। परमाणु शस्त्रों की उपस्थिति और शस्त्रों की होड़ जारी रहना मानवता के अस्तित्व के लिए खतरा है। परमाणु हथियार न तो लड़ाई के शस्त्र है और न ही उन्हें शांति कायम करने में सहायक के रूप में गरिमा दी जानी चाहिए। भारत का हमेशा यह मत रहा है कि निरस्त्रीकरण के बारे में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत उद्देश्यों और सिद्धांतों में निहित दृष्टि, दिशा और अवधारणाओं का पूरी तरह से पालन किया जाना चाहिए, नहीं तो विश्व समुदाय निरस्त्रीकरण का लक्ष्य प्राप्त करने में कभी सफल नहीं हो पाएगा। परमाणु शास्त्रों के क्षेत्र में भारत ने शस्त्रों की होड़ समाप्त करने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पेश किए हैं। भारत का परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण कार्यों के लिए इस्तेमाल करने को वचनबद्ध है। इस दिशा में किए गए कुछ प्रयास इस प्रकार: 1. 1954 में भारत ने सुझाव दिया कि व्यापक परमाणु शस्त्र परीक्षण प्रतिबंध का उद्देश्य पूरा नहीं हो जाता तब तक परमाणु हथियारों के सभी परीक्षण स्थगित कर दिए जाएं। 2. 1964 में भारत ने सुझाव दिया कि परमाणु शस्त्रों के फैलाव की समस्या हल करने के लिए हथियारों के विकास तथा विस्तार को एक साथ ही अंतर्राष्ट्रीय संधि की व्यवस्थाओं के अंतर्गत रोक दिया जाए। 3. 1974 में भारत ने परमाणु शस्त्रों के इस्तेमाल या इस्तेमाल की धमकी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की, क्योंकि इस तरह का कोई भी इस्तेमाल संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणापत्र का उल्लंघन और मानवता के प्रति अपराध है। 1982 में कुछ 30 कार्यक्रम प्रस्तावित किए। निरस्त्रीकरण पर आयोजित विशेष अधिवेशन में परमाणु शस्त्रों का प्रयोग न करने के लिए सबके लिए अनिवार्य रूप से मान्य संचय पर विचार किया जाए। वर्तमान शास्त्र भंडार में कमी लाने के पहले कदम के रूप में परमाणु शस्त्रों के निर्माण पर रोक लगे तथा भविष्य में इसका उत्पादन पूरी तरह रोक दिया जाए। सभी परमाणु परीक्षण तत्काल स्थगित किए जाएं। निर्धारित समय सीमा के भीतर सामान्य एवं पूर्ण निरस्त्रीकरण की संधि करने के लिए बातचीत की जाए और संयुक्त राष्ट्र संघ लोगों में परमाणु शस्त्रों के खतरों के बारे में जागरूकता पैदा करे। 5. 1984 में भारत ने अर्जेंटीना, मैक्सिको, स्वीडन, ग्रीस तथा तंजानिया के साथ मिलकर 5 महाद्वीप के 6 देशों का शांति अभियान चलाया। इस अभियान के तहत परमाणु शक्ति वाले देशों से परमाणु शस्त्रों को परीक्षण, उत्पादन एवं तैनाती पर रोक लगाने तथा हथियारों में कमी लाकर पूर्ण निरस्त्रीकरण की दिशा में बढ़ने की अपील की। भारत ने 1925 की जिनेवा संधि, 1963 की आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि, 1967 की बाह्य अंतरिक्ष संधि, 1971 की समुद्र तल संधि, 1972 की जैविक शस्त्र संधि और 1993 की रासायनिक हथियार संधि पर हस्ताक्षर किए। किसी भी अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण समझौते के बारे में भारत की दृष्टि का आधार यह बुनियादी विचार रहा है कि केवल समान तथा भेदभाव रहित संधियों से तनाव में कमी होती है और शांति होती है तथा निरस्त्रीकरण को लक्ष्य की ओर बढ़ने में मदद मिलती है। परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करने से भारत का इनकार इसी दृष्टिकोण से प्रेरित है। जिन देशों के पास परमाणु शक्ति नहीं थी वे भी इस संधि के आलोचक थे। वे इसे भेदभावपूर्ण संधि मानते थे। उनकी आलोचना के मुद्दे इस प्रकार थे: संधि के उन प्रावधानों का असमान स्वरूप जो केवल गैर परमाणु देशों पर रक्षा उपायों को लागू करते हैं, शस्त्रों से संपन्न राष्ट्रों को शांतिपूर्ण कार्यों के लिए परीक्षण करने का अधिकार देकर उनके आर्थिक हितों को कायम रखना, परमाणु हथियारों वाले देशों की वचनबद्धता की अस्पष्टता और परमाणु शस्त्रों से रहित देशों की उचित सुरक्षा विताओं की अनदेखी। व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधि 1996 यानी सी को परमाणु हथियारों के विकास और विस्तार की रोकथाम का बहुत महत्वपूर्ण साधन माना गया। ऐसा दावा किया गया कि सभी विस्फोटों पर प्रतिबंध लग जाने से परमाणु शस्त्रों के विकास तथा स्तर में सुधार पर रोक लग सकेगी। नई किस्म के उन्नत परमाणु शस्त्रों का विकास नहीं हो सकेगा। परमाणु अप्रसार तथा परमाणु निरस्त्रीकरण की प्रक्रिया में मदद मिलेगी और अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा मजबूत होगी। भारत ने सी पर हस्ताक्षर करने को समयबद्ध निरस्त्रीकरण कार्यक्रम से जोड़ा। भारत का कहना था कि परमाणु अप्रसार संधि विश्व में परमाणु निरस्त्रीकरण के मसले से निपटने में विफल रही है। अपनी संभावनाओं के बारे में इस संधि की अंतर्निहित सीमाओं वो कारण ऐसा नहीं लगता कि यह परमाणु निरस्त्रीकरण के लक्ष्य की दिशा में बढ़ पाएगी। भारत ने कहा कि यह इसे तभी स्वीकार कर सकता है जब 5 परमाणु शस्त्र संपन्न देश परमाणु हथियारों को पूरी तरह समाप्त करने के समयबद्ध कार्यक्रम पर सहमत हो जाएं। 5.1 भारतीय परमाणु परीक्षण और निरस्त्रीकरण नीति। परमाणु निरस्त्रीकरण भारत का दृष्टिकोण सबसे पहले 1954 में सामने आया जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पटाइन स्टील जहां समझौते का आह्वान किया था। भारत का दृष्टिकोण यह था कि परमाणु परीक्षण पर रोक के किसी भी समझौते से हथियारों की होड़ पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। इससे निरस्त्रीकरण पर समझौता होने का मार्ग भी प्रशस्त होगा।
1956 परीक्षणों पर प्रतिबंध के बारे में विभिन्न देशों के अलग अलग उजागर हो चुके थे। भारत और सोवियत संघ ने अंतर्राष्ट्रीय निगरानी के बिना ही सभी परमाणु परीक्षणों पर शीघ्र और अलग से समझौता करने का सुझाव दिया, क्योंकि ऐसे परीक्षण छिपाए नहीं जा सकते। लेकिन पश्चिमी देशों का मत था कि पर्याप्त निगरानी के बाद ही परमाणु परीक्षणों पर सीमित रोक और अंतः प्रतिबंध लगाया जाए। इसके फलस्वरूप अमेरिका, इंग्लैंड और सोवियत संघ ने आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि पर बातचीत प्रारंभ की। यह संधि 1983 में अस्तित्व में आई और भारत ने इस पर हस्ताक्षर किए। 1960 के दशक के अंतिम वर्षों में भारत में इस बात पर चिंता प्रकट की कि परमाणु शस्त्रों वाले देश अपने शस्त्र भंडारों की जांच के लिए कोई भी व्यवस्था करने से कतरा रहे हैं। इस चिंता को परमाणु अप्रसार संधि NPT पर बहस के दौरान दृढ़ता से प्रस्तुत किया गया। वास्तव में भारत ने इस संधि पर हस्ताक्षर करने से इनकार करने के लिए इसके भेदभावपूर्ण स्वरूप को ही एकमात्र आधार बताया। 1995 में परमाणु अप्रसार संधि को अनिश्चितकाल के लिए बढ़ाने के फैसले और सी पर बहस ने भारत को परमाणु निरस्त्रीकरण पर अपनी राय और स्पष्ट ढंग से प्रस्तुत करने का मौका दे दिया। सी पर भारत का रुख यह था कि यह परमाणु प्रसार के सभी पहलुओं को रोक पाने तथा अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ाने में कारगर भूमिका निभा पाने में समर्थ होनी चाहिए। इसलिए इस संधि में निरस्त्रीकरण और निश्चित समय सीमा में परमाणु शस्त्र मुक्त विश्व का लक्ष्य प्राप्त करने की वचनबद्धता परिलक्षित होनी चाहिए। सी को अंतिम पाका भारत ने यह कहकर विरोध किया कि इसमें परमाणु हथियारों वाले देशों को गैर विस्फोटक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके शस्त्रों से संबंधित अनुसंधान एवं विकास संबंधी गतिविधियों जारी रखने की छूट दी गई है। इसमें निरस्त्रीकरण के प्रति किसी सार्थक वचनबद्धता का अभाव था, बल्कि स्थिति यह थी कि इसमें मौजूदा व्यवस्था को बनाए रखने की कोशिश थी। इसलिए बाद में फिसाइल मटेरियल कट ऑफ ट्रीटी, फिसिल मटेरियल कट ऑफ ट्रीटी पर हुई बहस इससे अलग नहीं थी। उल्लेखनीय है कि भारत अपने परमाणु परीक्षणों के बाद भी वैश्विक परमाणु निरस्त्रीकरण की अपनी मांग पर कायम है। भारत ने 1974 में पोखरण में अपने पहले परमाणु बम परीक्षण के 24 वर्ष बाद 11 तथा 13 मई 1998 को कुछ और परमाणु परीक्षण किए। संसद में अपने वक्तव्य में प्रधानमंत्री श्री वाजपेयी ने पोखरण के बाद की भारत की परमाणु नीति के पहलुओं को स्पष्ट किया। पहला यह कि भारत न्यूनतम परंतु विश्वसनीय परमाणु प्रतिरोध क्षमता बनाए रखेगा। इसके लिए भारत को और परीक्षण करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए वह आगे परीक्षण करने पर स्वतः ही अपने ऊपर प्रतिबंध स्वीकार कर रहा है। दूसरा यह कि भारत परमाणु शस्त्रों के मामले पहले इस्तेमाल न करने वो सिद्धांत का पालन करेगा। और अंतिम पहलू यह कि भारत वैश्विक परमाणु निरस्त्रीकरण पर अपनी वचनबद्धता जारी रखेगा। इस तीसरे पहलू का डरबन में गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में पुनः प्रतिपादन किया गया। 17 अगस्त 1999 को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद द्वारा जारी भारतीय परमाणु सिद्धांत की रूपरेखा में भारत को सुरक्षा के बारे में फैसला करने की स्वायत्तता की बात कही गई। इसमें भारत की परंपरागत दृष्टि को प्रस्तुत किया गया कि सुरक्षा भारत की विकास प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा है। इसमें शांति और सुरक्षा में संभावित खलल पर चिंता प्रकट करते हुए विकास प्रक्रिया जारी रखने के लिए परमाणु प्रतिरोध क्षमता पैदा करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। इस दस्तावेज में यह भी दलील दी गई है कि कोई वैश्विक परमाणु निरस्त्रीकरण नीति न होने के कारण भारत को अपने सामरिक हितों की रक्षा के लिए कारगर विश्वसनीय प्रतिरोध क्षमता और इस क्षमता के विफल हो जाने की स्थिति में पर्याप्त प्रतिकारात्मक क्षमता की आवश्यकता है। यह पहले इस्तेमाल न वारने के सिद्धांत और परमाणु निर्णय प्रक्रिया पर असैनिक नियंत्रण की व्यवस्था पर कायम है। 14.6 निरस्त्रीकरण और विकास। निरस्त्रीकरण और सुरक्षा संबंधी समस्याओं पर आलोक पाने के स्वतंत्र आयोग ने कहा था कि विकासशील देशों में पहले से ही कम संसाधनों के सैनिक इस्तेमाल से गरीबी और बढ़ती है तथा उनके आर्थिक विकास पर बुरा असर पड़ता है। निरस्त्रीकरण तथा विकास के बीच संबंधों के बारे में इंगा थॉर्सन रिपोर्ट में निरस्त्रीकरण तथा विकास के बीच स्पष्ट रिश्ता पहचानने का प्रयास किया गया है। सभी सरकारें संसाधनों की कमी को महसूस करती हैं। एक क्षेत्र पर खर्च बढ़ाने से दूसरे क्षेत्र पर खर्च कम हो जाता है। विकास को आर्थिक प्रगति की लगातार बनी रहने वाली आवश्यकता मानकर चलना चाहिए। निरस्त्रीकरण को सुरक्षा के साथ जोड़ने को उनकी परस्पर आर्थिक निर्भरता के संदर्भ में देखा जाता है। निरस्त्रीकरण के बारे में परंपरागत दृष्टिकोण निरस्त्रीकरण को युद्ध की आशंका कम करने के प्रयास के साथ जोड़कर देखता है। बुनियादी तर्क यह है कि हथियारों की होड़ अंततः युद्ध की ओर ले जाती है, इसलिए देशों को हथियार जमा करने का रास्ता अपनाने से रोकना आवश्यक है। इसी से शस्त्र नियंत्रण या परिसीमन और क्रमशः तनाव की संभावनाएं कम करने के लिए विश्वास निर्माण उपायों तथा संकट प्रबंध की बात सामने आती है। भारतीय दलील ने अलग रास्ता चुना है। भारतीय ढांचा इस प्रश्न पर आधारित है कि विभिन्न देशों के समुदाय में शांति कैसे स्थापित की जाए। इसका उत्तर इस बुनियादी सिद्धांत में निहित है कि किसी भी विवाद की स्थिति में झगड़े के मूल कारणों से निपटा जाए, विवाद समाधान, विवाद का प्रबंध नहीं। यह दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य है
और इसमें विवाद के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक तथा अन्य पहलुओं पर विचार शामिल है। इसमें यह माना जाता है कि विवाद मूलतः सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्रों में पनपने वाले तनावों की ही उपज होते हैं, जो आगे चलकर सैनिक विवादों में बदल जाते हैं। इसका मूल स्वर विकास नीतियां हैं, जिसने इसमें यह सोच और अपेक्षा रहती है कि मौजूदा व्यवस्था में परिवर्तन संभव है। इस प्रकार यह संशोधनवादी दृष्टिकोण है। यह बात कई क्षेत्रों में देखी जा सकती है। आर्थिक क्षेत्र में इसे नई आर्थिक व्यवस्था का रूप दिया गया। राजनीतिक क्षेत्र में इसकी अभिव्यक्ति स्वतंत्रता संघर्षों के प्रति समर्थन के रूप में हुई। सामाजिक क्षेत्र में यह भाव सामाजिक न्याय के रूप में प्रकट हुआ और अंतर्राष्ट्रीय संदर्भों में यह दृष्टिकोण निरस्त्रीकरण को प्रति समर्थन तथा निरस्त्रीकरण को विकास के साथ जोड़ने में दिखाई दिया। 14.7 अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद। 11 सितंबर 2001 में अमेरिका में हुए हमलों से उत्तराधुनिक आतंकवाद चिंता का मुख्य विषय बन गया। इससे आतंकवाद के इस नए रूप का मुकाबला करने के लिए तैयार की गई रणनीतियों के बारे में कई प्रश्न भी उभरकर सामने आए। आज की आतंकवाद विरोधी अमेरिकी रणनीति के मुख्य पहलू इस प्रकार है। 1. आतंकवाद के विरुद्ध एक अंतर्राष्ट्रीय मोर्चा बनाना। यह मोर्चा कई स्तरों पर काम करेगा। इसमें सैद्धांतिक समर्थन देने वालों से लेकर आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए मौतिक और मानवीय सहायता देने वाले लोग शामिल होंगे। यह मोर्चा राजनीतिक तथा आर्थिक दोनों स्तरों पर काम करेगा। बल प्रयोग का औचित्य आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग पर आधारित जातीय अलगाववादी आंदोलनों तथा उत्तराधुनिक वैचारिक धार्मिक आंदोलनों में फर्क है। दूसरी तरह के आंदोलनों में अपनाई जा रही आतंकवादी प्रक्रिया पर सारे विश्व में चिंता जताई जा रही है। साथ ही नए प्रकार के इस आतंकवाद का सामना करने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे तरीकों पर प्रश्न चिन्ह लगाए जा रहे हैं। इस प्रकार के आतंकवाद से निपटने के लिए प्रयोग के औचित्य के मसले पर आम सहमति उभरकर सामने आ रही है। इराक और अफगानिस्तान में अमेरिकी कार्रवाई इस प्रवृत्ति की सूचक है। इस नई सहमति को 1989 से 90 से विकसित हुए मानव अधिकारों के हनन पर जताई जा रही चिंता की पृष्ठभूमि में देखा जाना चाहिए। इस औचित्य को अब राष्ट्रीय सुरक्षा या राष्ट्रीय हित जैसे शासनाधारित तकों के दायरे में नहीं बांधा जा सकता, बल्कि यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत आतंकवाद विरोधी रणनीति पर आधारित है, जिसे अब लोकतांत्रिक समाजों की रक्षा को मानदंडों के भीतर परिभाषित किया जा रहा है। थोड़े से बल का प्रयोग करने पर पहले जो होहल्ला मच जाता था, अब उसे शांत किया जा सकता है। इसका मतलब किसी सरकारी एजेंसी को मानव अधिकारों के उल्लंघन का हक देना नहीं है। इसमें मानव अधिकार समूहों को केवल यह एहसास कराना है कि आतंकवादी गुटों को संरक्षण देना उचित नहीं है। अमेरिका की रणनीतिक प्रतिक्रिया का तीसरा तत्व अफगानिस्तान के खिलाफ आक्रमण के रूप में उभरकर सामने आया। यह तत्व अमेरिका को सुरक्षित करने का प्रयास था। आतंकवादियों द्वारा जैविक हथियारों, खासकर एम्ब्रैक्स के इस्तेमाल के कारण अमेरिका ने ऐसी बाधाएं खड़ी की जैसी वहां पहले कभी खड़ी नहीं की गई। भारत में आतंकवाद के बारे में बहस निम्नलिखित मुद्दा से जुड़ी है। जातीय अलगाववादी आतंकवाद। यह बहस जातीय राष्ट्रवाद की अवधारणा तथा आत्मनिर्णय के अधिकार पर केंद्रित है। कश्मीर समस्या को इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है। उत्तराधुनिक व्यापक धार्मिक आतंकवाद दृष्टिकोण राष्ट्र राज्य व्यवस्था की भौगोलिक सीमाओं से कहीं आगे तक जाता है। इसकी उद्देश्य अस्पष्ट है और इन्हें शीत युद्ध के दौर के बाद के मार्मिक उत्थान के संदर्भ में परिभाषित किया जा सकता है। वैश्विक, पश्चिमी, सर्वदेशीय विश्व व्यवस्था के प्रति इस आतंकवाद के संभावित निशाने हैं। आतंकवाद की समस्या के बारे में इस समय की सामरिक दृष्टि पाकिस्तान केंद्रित दृष्टिकोण है, जिसका कश्मीर की घटनाओं से सीधा संबंध है। यह समस्या अघोषित, हल्के या प्रच्छन्न युद्ध के रूप में प्रस्तुत की जाती है, जिसका संचालन पाकिस्तान कर रहा है और जो विभिन्न आतंकवादी गुटों के जरिए लड़ा जा रहा है। 13 दिसंबर 2001 को भारतीय संसद पर हुए आक्रमण को इसी परिप्रेक्ष्य में देखा गया है। कश्मीर में आतंकवाद में दो स्तरों पर अंतर किया जाना चाहिए। एक स्तर है भारत राष्ट्र राज्य के भौगोलिक राजनीतिक बांचे के भीतर कश्मीरी जनता द्वारा उठाई जाने वाली मांगे। ये मांगे कश्मीर में चाहे किसी भी समूह द्वारा उठाई जा रही हों, उचित मांगे हो सकती है और इन पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। आतंकवाद का दूसरा स्तर एक अस्पष्ट वैचारिक संघर्ष से पैदा होता है, जिसे जिहाद बताया जा रहा है। आंदोलन का यह स्तर भौगोलिक राजनीतिक सीमाओं को नहीं मानता और यह व्यवस्था के खिलाफ वैश्विक लड़ाई है। यह भारत जैसे देश के लिए वैसे ही खतरनाक है जैसे कि पाकिस्तान के लिए। इसी दूसरे स्तर के खतरे से निपटने के लिए आतंकवाद विरोधी रणनीति तैयार करने की जरूरत है। सितंबर 2001 की घटनाओं से वैश्विक दृष्टिकोण में परिवर्तन आया है, जिसका भाषा को लाभ उठाना चाहिए। पहली बात यह है कि भारत को आतंकवाद के सैद्धांतिक आयाम के भीतर कश्मीर की समस्याओं को स्पष्ट रूप समझना चाहिए।
दूसरी बात यह है कि इसके आधार पर एक सार्वजनिक वक्तव्य देकर यह स्पष्ट करना चाहिए कि यह उन संगठनों के विरुद्ध बल प्रयोग करना चाहता है जो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। परंपरा से भारत हमेशा सीमा संबंधी समस्याओं को हल करने के लिए असैनिक रणनीति का पक्षधर रहा है। कूटनीति का इस्तेमाल और बल प्रयोग को अंतिम विकल्प मानना भारतीय रणनीति के यही दो आधार रहे हैं। भारत सीमा पार सैनिक कार्रवाई से उपजने वाली राजनीतिक अनिश्चितताओं से भलीभांति अवगत है। सितंबर की घटनाओं फलस्वरूप आतंकवाद से निपटने के लिए प्रयोग के बारे में जनीनी वास्तविकताएं भी बदल गई है। मानव अधिकारियों पक्षधर संगठन अब आतंकवादी संगठनों के खिलाफ बल प्रयोग के मामले में ढीले पड़ गए हैं। थोड़ी सी भी ताकत के इस्तेमाल पर पहले जो हाय तौबा होने लगती थी, अब उसे चुप किया जा सकता है। इसका मतलब किसी सरकारी एजेंसी को मानव अधिकारों के उल्लंघन की छूट देना नहीं है। इसमें यही संकेत है कि मानव अधिकार संगठनों को यह एहसास हो जाए कि आतंकवादी गुटों को संकान नहीं दिया जाना चाहिए। भारत की परंपरागत आतंकवाद विरोधी रणनीति की कई परतें हैं। इसमें प्रयोग के साथ साथ राजनीतिक एवं आर्थिक उपायों का भी प्रावधान है। आतंकवाद से संघर्ष की कुंजी है उपद्रवग्रस्त क्षेत्रों में राजनीतिक प्रक्रिया की शुरुआत। परंतु इस प्रयास को सभी सफल बनाया जा सकता है जब आतंकवाद योग खतरे पर काबू पा लिया जाए।